पर बात करेंगे और बहुत से टॉपिक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका साइकोलॉजी पर हम थोड़ी-सी बात करेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टिविज़्म पर बात करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इसमें बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिटेल है कुछ पियाजे की जो हमने पढ़नी है थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन भी मैं कोशिश करूँगा आज हो जाए ताकि कल हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो इंतहाई इम्पोर्टेंट डेज़ हैं हमारे साइकोलॉजी के हवाले से, आपकी तैयारी के हवाले से। तो एक तो आप छुट्टी नहीं करेंगे, दूसरा ज़रा तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम ईयर वाइज़ बात करें, आमतौर पे आपको ईयर वाइज़ याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी आसानी के लिए ज़रा देख लें ईयर वाइज़ इसकी जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से है। 79 में फर्स्ट जो लैब है विल्हेल्म वुंड ने बनाई थी। हमने देखा था सर कि आपने 1875 करवाया था। जी, जी 1875 ही है यहाँ पर, ये चूँकि ओल्ड है ना तो उसके बाद ही वो उसकी करेक्शन की थी। 1875 है, गुड आपने याद करवा दिया। जी। फर्स्ट लैब विल्हेल्म वुंड ने बनाई थी। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसने ये जर्मनी का था। जर्मनी में हमने पढ़ा था कि लाइप्ज़िग के मकाम पर ये लाइप्ज़िग में प्रोफ़ेसर थे। इसने उधर ही वहाँ पर ही लैब अपनी बनाई थी। इससे पहले एक्सपेरिमेंट तो हुआ करते थे साइकोलॉजी पे, लेकिन वो मकामी सतह पर छोटे-मोटे होते थे। साइकोलॉजी को बाकायदा एक साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू या अंडर लाया पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम विल्हेल्म वुंड ने, इसलिए इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट जो लैब है, लेबोरेटरी है जिसमें इसने बाकायदा तौर पर कंडीशन्ड में एक्सपेरिमेंटेशन की, और इसने जो साइकोलॉजी है उसको एक्सपेरिमेंट में या साइंटिफिक प्रोसीजर के अंडर लाया या थ्रू किया। तो इसके बाद 1890 की अगर बात करें तो फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज़ रिटन बाय विलियम जेम्स इन यूएसए। यूएसए में जो सबसे मोतबर नाम है साइकोलॉजी में वो विलियम जेम्स का ही है। इन्होंने बुक लिखी 1890 में और इस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये दूसरी एडवांसमेंट है साइकोलॉजी में। हमने देखा कि 1879 में फर्स्ट लैब बाय विल्हेल्म वुंड इन जर्मनी लाइप्ज़िग, और दूसरा उसके बाद 1890 में विलियम जेम्स ने अमेरिका में बुक लिखी जिसका नाम था फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इट वाज़ फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी। इसके बाद 1900 में साइको एनालिसिस आई, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया। इट वाज़ प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड, जिसमें हमने इसके मुख्तलिफ हिस्से देखे थे, इसके हमने पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें ओरल था, एनल था, फैलिक था। इसके अलावा हमने इसकी वजूहात पढ़ी थी कि इसको किस तरह से उसने डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ हमने स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा था, अनकॉन्शियसनेस। ये डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पूरे 1900 की बात है। उसके बाद है 1904 में पावलोव को, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसके अपने वर्क की वजह से। इसके बाद 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज़ डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। ये फ्रेंच था और फ्रांस की हुकूमत ने इसे कहा था कि आप जो है इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करें। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज़ डेवलप्ड इन 19 बाय अल्फ्रेड बीने। जी, इसके बाद है 1920 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। हमने देखा था कि गेस्टाल्ट इसका मतलब होता है एज़ अ होल, किसी भी चीज़ को एज़ अ होल परसीव करना गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में आता है। तो इट वाज़ प्रेजेंटेड इन 1920। इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा आगे चलें, 1924 कि वो क्या थी, उसके बानी कौन थे, उसकी खसूसियात क्या थी, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें थी जो डिस्कस की गई थी। अच्छा, इसके बाद जो बिहेवियरिज़्म है, ये इसका जो एंड है वो किस तरह से हुआ, इस पर इसके अगेंस्ट जो चीज़ बनाई गई। ये अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज़, माइक ऑफ कीजिएगा। अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज़ सब लोग। अच्छा, बिहेवियरिज़्म की अगर हम बात करें तो बिहेवियरिज़्म में याद रखिएगा जो आखिरी साइकोलॉजिस्ट थे वो स्किनर थे। मशहूर जो आखिरी हैं वो स्किनर हैं,
अच्छा, इस बिहेवियरिज्म को ख़त्म करने के लिए जो नई एक फ़ील्ड मुतारिफ़ करवाई गई, उसका नाम कंस्ट्रक्टिविज़्म है। ये एक मशहूर फ़िलॉसफ़ी और थ्योरी बिहेवियरिज्म को ख़त्म किया इसने। कंस्ट्रक्टिविज़्म होती क्या है, इसके बानी कौन-कौन से हैं, इसकी 2 जो वेव्स हैं या जो ब्रांचेज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं, इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। ये आपके सामने कंस्ट्रक्टिविज़्म आया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिविज़्म, अगर हम बिहेवियरिज्म की तारीफ देखें लर्निंग की, तो उन्होंने कहा था कि लर्निंग इज रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। उन्होंने कहा था कि लर्निंग वो है जिससे आपके बिहेवियर में मुस्तकिल तब्दीली आती है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको नहीं मानते, ये इसका उलट लेके आए। इन्होंने ही बिहेवियरिज्म को खत्म किया। बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इंसान अपने ज़ाती तजर्बे से खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। वो अपने प्रीवियस नॉलेज को इंटीग्रेट करके नेक्स्ट नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। क्योंकि इनका बिलीव है कि कोई भी फर्द, कोई भी लर्नर, कोई भी इंडिविजुअल नॉलेज को खुद अपने ज़ाती तजर्बे से कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज़्म का नाम दिया गया। ये बहुत मशहूर है, आजकल इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। इसकी 2 वेव्स है आगे, जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वेव है, it was presented by Piaget, सेकंड वेव वाज प्रेजेंटेड बाय वाइगोट्स्की। इन दोनों को हमने इन डिटेल पढ़ना है, इनकी स्टेजेस भी पढ़नी है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अच्छा, इन दोनों वेव्स में फर्क क्या है? फर्स्ट वेव जो है कंस्ट्रक्टिविज्म की, याद रखिएगा, इट कुड बी अ स्टेटमेंट व्हिच वाज द फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। The first wave of constructivism was presented by Jean Piaget. He is also called the father of, किस चीज का फादर? इसके जो दूसरे नाम है फर्स्ट वेव के, वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जरा गौर कीजिएगा इन अल्फाज पर जरा। कॉग्निटिव, पर्सनल एंड स्पेशली इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कहा जाता है जीन पियाजे को। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ करने वाला था, अभी आज इसका इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह होगा। अच्छा, इसको पर्सनल या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म क्यों कहा जाता है, जरा फर्क देखिएगा। पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। दोनों इस बात पर बिलीव करते हैं कि इंसान जो है वो अपने जाती तजर्बे से खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है? पियाजे कहता है कि इंसान अकेला खुद ही अपने ज़ाती तजर्बे से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेता है, इसलिए इसे इंडिविजुअल और पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, इंसान अपने तजर्बे से अपना नॉलेज खुद तो कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन वो अकेला नहीं करता, उसे किसी और की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो दूसरी वेव है, जिसके बानी वाइगोट्स्की हैं, और इसका जो दूसरा नाम है या इसका जो नाम है, उसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक जो फर्द है, एन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट्स हिज नॉलेज थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस बाय इंटरैक्टिंग टू हिज सोसाइटी और सोशल सेटिंग और एनवायरनमेंट। फर्क देखिएगा, पियाजे कहता है कि फर्द अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है बगैर किसी की मदद लिए, जबकि वाइगोट्स्की कहता है कि अगरचे वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन उसे सोसाइटी की जरूरत होती है। वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता है, लोग मिलकर सीखते हैं। तो ये 2 फील्ड हुए, एक पियाजे की फील्ड है और दूसरी वाइगोट्स्की की फील्ड है। आगे चलकर हम इनको एडवांस में देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन देखना चाहें, कंस्ट्रक्टिविज्म, दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें आती हैं, इंडिविजुअल भी और सोशल भी, तो उसकी खसूसियात क्या है? कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट किस बात पर मुत्तफिक होते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, अ लर्नर कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज
कि जो लर्नर है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है by integrating his knowledge to his previous learned ones. All constructivists agree, तमाम जो constructivists हैं उनकी तमाम की खसूसियात क्या है, वो सारे किस बात पर मुत्तफिक हैं, उन सब के ख्याल में कौन सी चीज मुश्तरक है। नंबर 1 याद रखिएगा, डिस्कवरी लर्निंग, वो दरियाफ्त पर यकीन रखते हैं, वो खुद से कुछ करने की जब बात करते हैं तो वो सारे मेथड्स, वो सारे तरीके जिसमें स्टूडेंट ने लर्नर ने खुद कुछ करना होता है तो वो उसकी फेवर करेंगे। डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे खुद से अपना जो सॉल्यूशन है वो खुद तलाश करते हैं, किसी मसले का हल खुद ढूंढते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन्हें प्रॉब्लम दे दिया जाता है और वो खुद ही उसको सॉल्व करते हैं। मसलन कोई चीज मैयर करनी है तो टीचर उन्हें कहता है कि इसको मैयर करें, ये नहीं बताता कि इसको किस चीज से मैयर करें। वो उसका पैमाना, उसका टूल, उसका मेथड, वो सारा कुछ खुद करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट उन्हें दे दिए जाते हैं जो उन्हें इंडिविजुअल और कलेक्टिवली उनको कंप्लीट करना होता है। और चौथी और आखिरी चीज है एक्टिविटी लर्निंग। जब भी लर्निंग बाय डूइंग होगी, एक्टिविटी लर्निंग होगी तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म होगी, खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो 4 चीजें ऐसी हैं जिस पर सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट एग्री करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी लर्निंग। इसके बाद है और कौन सी चीजें हैं जिस पर ये एग्री करते हैं सारे, इनकी अलग अलग खसूसियात तो आगे हम पढ़ते हैं। ये सारे किस पर एग्री करते हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, वो आइडियलिज्म की तरह टीचर को फैसलाबाद का घंटे घर की तरह ऑल इन ऑल नहीं समझते। टीचर को एज अ फैसिलिटेटर समझते हैं कि टीचर ने सिर्फ स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा करनी है, उन्हें जस्ट फैसिलिटेट करना है, कोई ऑर्डर नहीं करना, कोई हुक्म नहीं चलाना, कोई मोल्ड नहीं करना। दूसरी चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखते हैं। जब आप इंडिविजुअलिटी बात करते हैं, जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको इनफरादी इख्तिलाफात का ख्याल रखना होगा। हर फर्द की अपनी अलग अलग इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी है, उस पर फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसके बाद है रेडीनेस टू लर्न, जैसे कि हमने देखा था इसमें हमने रूल्स पढ़े थे, रेडीनेस टू लर्न वाली, उस पर ये यकीन करते हैं कि बच्चों को पहले उनके काम के लिए जो कुछ आप सिखाने जा रहे हैं उसके लिए उन्हें आपको रेडी करना होगा, उसके बाद ही वो सीखने के काबिल होगा, उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि उसे सिखा सके। पहले आपको जमीन हमवार करना होगी, उसके बाद आप अगर बीज बोएंगे तो वो कामयाब होगा, वो ग्रो भी करेगा, अदरवाइज आप इस काबिल नहीं होंगे कि बच्चे को कुछ सिखा सके। उससे कंस्ट्रक्ट वो तब कर सकेगा जब वो रेडी होगा। वो मेंटली रेडी हो सकता है, वो फिजिकली रेडी हो सकता है, वो इमोशनली रेडी हो सकता है। इन तीनों तरह से जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तक वो खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा। इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम थ्योरीज भी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि बिहेवियरिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय जेबी वाटसन, अभी हमने बात की थी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अच्छा, बिहेवियरिज्म पर जब काम की बात होती है तो वाटसन ने बिहेवियरिज्म पर काम किया, सिर्फ इसी एक पर काम किया। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि बिहेवियरिस्ट किस बात पर एग्री होते हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पर वो बिलीव करते हैं। काफी लंबे अरसे तक इस पर लोग कायम रहे, फेमस रही ये थ्योरी और स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद वाटसन के बाद उसके शागिर्द ने बहुत से तजर्बात किए, ज्यादातर उसने जानवरों पर तजर्बात किए। याद रखिएगा कि अक्सर बिहेवियरिस्ट ने जानवरों पर ही तजर्बात किए और फिर उनको इंसानों पर लागू किया या अप्लाई किया। स्टार्ट में ऐसे ही होता था कि पहले जानवरों पर तजर्बात किए जाते थे, उसे उसके बाद अप्लाई किया जाता इंसानों पर। उनके एक बहुत मशहूर शागिर्द ने इस पर काम किया, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर काम किया, और वो सारे तजर्बात जो जानवरों पर किए थे उसे इंसानों पर लागू किया, जिसमें से बहुत से तजर्बात आज भी चलते हैं। तो वो इतना मशहूर और मारूफ शागिर्द
जिसने अपने उस्ताद के काम को ना सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि बहुत सी नई चीजें मुतारिफ करवाई उससे भी आगे। वो मशहूर नाम, वो मशहूर हस्ती, वो मशहूर फिगर कौन सा था? E.L. थॉर्नडाइक, जिसे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसने बहुत सी मशहूर चीजें दी एजुकेशनल साइकोलॉजी को। इसने मोटिवेशन पर काम किया, इसने लर्निंग पर काम किया और भी बहुत सी फील्ड्स पर काम किया। शुरू में एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जिस बंदे की थीरीज है वो यही है। इसके थॉर्नडाइक के जो नजरियात हैं उनमें मशहूर जो चीजें हैं उनको जरा देख लीजिएगा, ये थीरीज लिखी हुई हैं। लॉज ऑफ लर्निंग, जैसा कि अभी हमने देखा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस हमने पढ़ा था। होमवर्क की जो टर्म है, जो शुरुआत है वो थॉर्नडाइक ने की। ये आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसने पनिशमेंट का नजरिया दिया, रिवॉर्ड का दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड की इस्तेलाह पहले भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन एजुकेशन में सबसे पहले इसी ने दी, थॉर्नडाइक ने। लॉज ऑफ लर्निंग वाज कंपाइल्ड, मैं बता चुका हूं कि इसने कंपाइल किए थे। अगर सवाल आता है लॉज of learning, who compiled the laws of learning? Thorndike. Who gave the idea of homework? Thorndike. Who gave the idea of punishment in education? Thorndike. Of a reward in education? Thorndike. इसका मतलब है कि स्कूल में जिस बंदे ने बहुत से लोगों को पिटवाया वो यही थॉर्नडाइक था। सिला मिला, इनाम मिला, वो भी यही थॉर्नडाइक था। तो इसलिए से ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है, जहां सजा दिलवाई उसने वहां रिवार्ड भी दिलवाया। बहुत लंबे अरसे तक थॉर्नडाइक का सिक्का चलता रहा एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इसके अलावा, इनकी बातों के अलावा किसी और बात को लोग सुनने को तैयार नहीं होते थे। थॉर्नडाइक को ही ऑथेंटिक और हतमी समझा जाता था। लेकिन एक फिलोसफर ऐसा भी आया जिसने इसको चैलेंज किया। लेकिन जैसा कि हमारे सोसाइटी में होता है, एक तो हम जो हमारा स्टेटस को होता है, जिसकी एक दफा गुड्डी चढ़ जाती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुनते। दूसरा, उसको अगर कोई बंदा चैलेंज कर दे तो हम उसकी भी नहीं सुनते, उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। और फिलासफर्स के बारे में कहा जाता है कि हम कभी भी जिंदा फिलासफर को नहीं सुनते। जितने भी आपको फिलासफर मिलेंगे उनका जो फेम है वो मोस्टली उनके मरने के बाद आया है। एक शायर ने भी क्या खूब कहा था इससे मिलता जुलता, कि सारी जिंदगी अहले चमन अहले वतन संग जनी करते रहे, सारी जिंदगी अहले वतन संग जनी करते रहे, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। तो ये समझा जाता है कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनको उनके दफनाने के बाद ही हम कंसीडर करते हैं। आपने इंग्लिश लिटरेचर के अजीम फिगर शेक्सपियर का नाम सुना होगा। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके मरने के 100 साल के बाद लोगों को पता चला कि वो कितना बड़ा पोएट, डायरेक्टर, एक्टर एंड प्ले राइट था। इसी तरह से यही हुआ कि उस एक बंदे ने, जिसने थॉर्नडाइक को टक्कर दी, उसको चैलेंज किया, उसने हिम्मत की, लेकिन दुनिया उसको मानने को तैयार नहीं थी। अब वो क्या करता, वो कैसे समझाता दुनिया को? काफी सोच विचार के बाद उसे एक रास्ता मिला। उसने क्या किया? उसने अपने स्कूल बनाए। उन स्कूल को उसने लेबोरेटरी स्कूल और एक्सपेरिमेंटल स्कूल का नाम दिया। क्यों?
क्योंकि उन स्कूल्स में उसने तजर्बात किए और साइंटिफिक रूल्स अप्लाई करके उसने साबित किया कि थॉर्नडाइक के जो नजरियात थे उसमें ये चीजें गलत थी। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जब उसको खुद को दुनिया को समझाने का कोई और रास्ता ना मिला, लोग थॉर्नडाइक के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने अपने स्कूल बनाए, अपने स्कूल खोले और उनको उसने लेबोरेटरी स्कूल और एक्सपेरिमेंटल स्कूल का नाम दिया, सिर्फ इस मकसद के लिए कि वहां पर वो जितने उसके अपने नजरियात थे बच्चों पर, वहां स्कूल में उन बच्चों पर वो तजर्बात करके साबित कर सके कि जो थॉर्नडाइक के नजरियात थे वो ठीक नहीं थे, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। और उसके बाद इस फिलासफर का आप अगर नाम जानना चाहें तो इसको याद रखिएगा कि जहां पर लेबोरेटरी स्कूल की बात होगी, एक्सपेरिमेंटल स्कूल की बात होगी, तजर्बात की बात होगी, साइंटिफिक अप्रोच इन एजुकेशन की बात होगी, थॉर्नडाइक को टक्कर देने की बात होगी, थॉर्नडाइक को गलत साबित करने के लिए लेबोरेटरी का इस्तेमाल करने की बात होगी, थॉर्नडाइक के तजर्बात की नफी करने के लिए अपने नए तजर्बात करने की बात होगी, तो उस पर एक ही नाम होगा वहां पर, जो कि है जॉन डेवी। तो अगर सवाल आता है थॉर्नडाइक को किसने चैलेंज किया, जॉन डेवी। लेबोरेटरी और ये आ चुका है, लेबोरेटरी स्कूल किसने ओपन किए, लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल स्कूल जॉन डेवी। साइंटिफिक अप्रोच इन एजुकेशनल साइकोलॉजी जॉन डेवी। और अगर आप गौर करें तो आज के दौर में सबसे ज्यादा जो मशहूर है, जिसने तमाम नजरियात को पलट के रख दिया, वो यही जॉन डेवी है। और उसने अपनी थ्योरी को मनवाया किस तरह से, डेवी ने अपने लेबोरेटरी स्कूल्स में बच्चों पर तजर्बात किए, टेस्ट किए और दुनिया को साबित करके दिखाया कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, वो ठीक है। इसके नजरियात को पूरी दुनिया में माना जाता है आज भी। जो मशहूर तरीन नजरियात थे थॉर्नडाइक के, पनिशमेंट का, रिवार्ड का, डेवी ने सजा के नजरिए को टेस्ट किया, अपने स्कूल में उन बच्चों पर सजा अप्लाई करके देखी, तो उसने साबित किया कि सजा से बच्चे नहीं पढ़ते। बार बार के तजर्बात के बाद आज आपके सामने है नो मार या मार नहीं प्यार का नजरिया। उसके बाद डेवी ने तजर्बात किए कि वो कौन सा मेथड है जो बच्चों को समझाने के लिए बेहतरीन है, जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। थॉर्नडाइक के बारे में आपको बता दूं कि वो लेक्चर मेथड को मानता था। वो समझता था कि लेक्चर के जरिए ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक मेथड नहीं है। लेकिन डेवी ने ये साबित किया कि लेक्चर मेथड अच्छा मेथड नहीं है। डेवी ने स्कूल में बच्चों पर तजर्बात किए, उसने साबित किया कि ये वाले मेथड आज कारआमद नहीं है। इसके साथ ही एक दफा सवाल आया था कि आज के स्कूल सिस्टम में किसके नजरियात अप्लाई किए जाते हैं। अभी हमने इसी लेक्चर में 3 देखे, बिहेवियरिज्म, उसके बाद हमने थॉर्नडाइक पढ़ा और अभी जॉन डेवी। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि आज के स्कूल सिस्टम में किसके नजरियात ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं, तो उसका जवाब जॉन डेवी होगा। तो अभी हमने जो चीजें देखी, जो चीजें पढ़ी, उनमें हमने यही देखा, एजुकेशन साइकोलॉजी में जेबी वाटसन बिहेवियरिज्म के लिए थे। उसके बाद उनके शागिर्द को हमने देखा जिसका नाम थॉर्नडाइक था। उसने अपने उस्ताद के काम को आगे बढ़ाया, बहुत ज्यादा तजर्बात किए और जो जानवरों पर तजर्बात जैसा कि बिहेवियरिस्ट करते थे उनको इंसानों पर लागू किया। और जो मशहूर उसके नजरियात थे उसमें लॉज ऑफ लर्निंग थे, होमवर्क था, पनिशमेंट थी, रिवार्ड रिवार्ड का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इनके नजरियात को जिस बंदे ने चैलेंज किया वो जॉन डेवी था। बहुत मशहूर हुआ लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल स्कूल के हवाले से।
इसने थॉर्नडाइक को चैलेंज किया और नए तजर्बाकार की दुनिया को बताया कि उसके नजरियात गलत थे, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने बिहेवियरिज्म की तरफ। इसकी स्कैनिंग शायद कुछ सही नहीं है, मैं दोबारा करके आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। पियाजे अभी हमने पढ़ा था कि 2 वेव्स थी कंस्ट्रक्टिविज्म में। एक को अभी हमने किस चीज का नाम दिया? फर्स्ट वेव जो पियाजे की थी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म है। दूसरी वाइगॉट्स्की की है जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। पियाजे की थोड़ी सी हम पियाजे का इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये कौन था। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके बाद है ये स्विस साइकोलॉजिस्ट था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। He was born on August 9, 1896 and was died in 1980. इसको फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब पियाजे की जो थ्योरी है जीन पियाजे की बड़ी मशहूर है। इसमें से बहुत से सवाल आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सबसे ज्यादा जो रिसर्च है वो इसी बंदे की है, पियाजे की, और इसके साथ वाइगॉट्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और ये पहला साइकोलॉजिस्ट था, जैसा कि अभी हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा कि उन्होंने जानवरों पर तजर्बात किए। ये पहला पियाजे साइकोलॉजिस्ट था जिसने चाइल्ड पे तजर्बात किए और खास तौर पर अपने ही चिल्ड्रन पे। मॉरल थ्योरी भी इसने पेश की जिसको हम बाद में देखते हैं। और इसने क्या कहा, इसके जो फीचर्स हैं पहले वो देखेंगे इसकी थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू पियाजे बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो गौर से देखिएगा जरा। तो आज इंट्रोडक्शन ही हम कर सकेंगे, इसकी स्टेजेस और डिटेल तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फीचर है, आ चाइल्ड एन एक्टिव लर्नर। अकॉर्डिंग टू पियाजे जब तक आपका जो चाइल्ड है वो एक्टिव नहीं होगा, उसकी लर्निंग आप नहीं कर सकते। और मैं बता चुका हूँ कि सोक्रेटिस ने कहा था कि आप अपने लर्नर को एक्टिव कैसे रख सकते हैं, थ्रू सोक्रेटिक मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए। सोक्रेटिस ने कहा था कि आप अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपने लर्नर्स को मेंटली अपने साथ कनेक्ट करना होगा। जब तक आपका लर्नर मेंटली आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यही कर रहा है पियाजे कि चाइल्ड जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक वो कोई लर्निंग नहीं कर सकता। तो टीचर का इस तरह से पहला काम अपने लर्नर को एक्टिव करना है। दूसरी चीज, ही कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट। ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हु कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट। उसका जवाब पियाजे। ही कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट का मतलब क्या होगा? और हु कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ स्मॉल साइंटिस्ट। वो समझता है, वो कहता है बच्चा एक छोटा साइंसदान होता है। अब साइंसदान क्या होता है? साइंसदान वो होता है जो किसी भी चीज को बगैर देखे एक्सेप्ट नहीं करता। वो हर चीज की गहराई में जाता है, उसकी रीजंस देखता है, उसकी वजूहात देखता है, फिर उसको प्रूफ करता है, तब जाकर उसे एक्सेप्ट करता है। द सेम इज द केस विद अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। आपने देखा होगा, आप जो दूसरे दिन उसे तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? वो उस पर तजर्बात करता है, वो खोल के देखता है कि ये वर्क कैसे करता है। उसमें सेंसर के साइंटिस्ट का बड़ा अहम फीचर है। एक साइंसदान की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि उसमें क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, चीजों को जानने की तगो-दो करता है, और ऐसे ही एक बच्चा करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तीसरी खसूसियत है
अकॉर्डिंग टू पियाजे खुद से सीखता है, उसमें ये